Hello students, today we will read the remaining part of the chapter Third Level by Jack Finney. हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा कि जो चार्ली है वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है और क्या क्या अनयूजुअल असाधारण है जो उसने वहां देखा और सब कुछ बिल्कुल अलग था। 1890s के टाइम की सारी चीज़ें जो हैं उसको दिखाई देती हैं वहाँ पर। सब कुछ बहुत ही अलग नज़र आता है। टिकट विंडोज़ जो थी वो भी बहुत कम थी और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो वहाँ उस रूम के बीच में बना हुआ था, वुडन का बना हुआ था। जो इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर जो आदमी बैठा था वो उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज टाइम। तो सब कुछ अनयूजुअल सा था और अब उसको लगा है कि हाँ शायद वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। और 1894 के टाइम की बात, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अब एक न्यूज़पेपर से कंफर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. जब वो एक न्यूज़पेपर अखबार बेचने वाले एक लड़के के पास जाता है और न्यूज़पेपर देखता है, न्यूज़पेपर का स्टैक मीन्स ढेर पड़ा हुआ, और उसमें से उस पर नज़र डालता है तो जो न्यूज़पेपर देखता है वो था द वर्ल्ड की। उस टाइम 1890s में अमेरिका के अंदर ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, छपता था। लेकिन अब बहुत साल हो गए, अब वो न्यूज़पेपर बंद है और अब वो पब्लिश नहीं होता है। और उसके फ्रंट पेज में किसके बारे में लिखा हुआ है? द लीड स्टोरी मतलब जो मेन न्यूज़ है वो किसके बारे में है? अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। प्रेसिडेंट उस टाइम क्लेवलैंड थे अमेरिकन, तो उनके बारे में वो लिखा हुआ है, नज़र है उसके। और कहता है कि आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज, और उसका जो फ्रंट पेज है वो चार्ली को कहाँ मिलता है? पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स के अंदर जो है वो फ्रंट पेज उसको मिलता है। और उसमें क्या लिखा है? क्योंकि वो देखता है कि ये जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था ये जब छपा था तो उसका जो फ्रंट पेज था उसको पब्लिक लाइब्रेरी में चार्ली ने ढूंढा तो उसको मिला। और उसके ऊपर डेट क्या डली हुई थी उस टाइम की? 11 जून 1894, यानी कि 11 जून 1894 की तारीख उस पर डली हुई थी. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets and would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. और जब चार्ली को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये 1894 की टाइम की बात है, तो और उसको पता लगा कि ये थर्ड लेवल है, तो उसने क्या किया, क्या सोचा कि वो टिकट विंडो के पास जाता है और सोचता है कि वो अपने और लुइसा के लिए इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ चार्ली अपनी वाइफ को लेकर जाना चाहता है। तो उसके लिए वो 2 टिकट खरीदना चाहता है और इसके लिए वो टिकट खिड़की के पास जाता है. हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल एंड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट. और कहता है कि क्या आप वहाँ कभी गए हैं? चार्ली बताता है कि बहुत ही सुंदर जगह है. वंडरफुल टाउन हिल, पहाड़ों में बसा हुआ एक बहुत ही अद्भुत शहर है. और मकान, उसके घर कैसे बने हैं? विद ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और पुराने लकड़ी से बने हुए पुराने ढांचे के वहाँ पर मकान हैं, घर हैं. ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े घास के लॉन्स है वहाँ पर. एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े पेड़, बड़े ही सुंदर और शानदार पेड़ हैं वहाँ पर. इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, दोनों साइड से जो है उनकी ब्रांचेस ओवरहेड यानी कि मिलती हैं ऊपर से और एक छत नुमा आकृति वो बनाती हैं.
And in 1894, summer evenings were twice as long and people set out on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. और 1894 की बात करता है कि 1894 में गर्मियों की जो शाम होती थी वो नॉर्मली दिनों की कंपैरिजन में दुगने समय की होती थी, ट्वाइस अलॉन्ग, डबल होती थी, दुगनी होती थी. और लोग क्या करते थे, पीपल सेट इन दीज बिग लॉन्स, इन बड़े बड़े लॉन्स में जो है लोग बैठ जाते थे. द मेन स्मोकिंग, आदमी जो है स्मोकिंग करते थे, और लेडीज़ क्या करती थी, पाम के लीफ के बड़े बड़े पत्तों के पंखे होते थे और वो उनको हिलाती रहती थी. विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड. फायर फ्लाइज क्या होती है, जुगनू, क्योंकि जुगनू रात को चमकते हैं और उनसे लाइट निकलती है, इसलिए उनको फायर फ्लाइज कहा जाता है. और चारों तरफ शाम के टाइम फायर फ्लाइज देखने को मिलती थी, जुगनू जो है वो चमकते थे. एंड अ पीसफुल वर्ल्ड, और ये बहुत ही शांत संसार था, बहुत शांति थी वहाँ पर. तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि चार्ली जो है वास्तव में ही एस्केप कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना, जब हम अशांत होते हैं, हमारे मन में शांति नहीं होती, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, तो हम कहीं ना कहीं शांत जगह जाने की सोचते हैं. तो ये इलिनॉइस जो था बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी, और जहाँ बार बार उसका मन करता था और थर्ड लेवल पर जाकर वो वहीं जाने की सोचता है. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ. और वहाँ जिस टाइम में मैंने बताया था आपको टाइम ट्रेवल, कि टाइम ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि वो जिस टाइम में है प्रेजेंट से पास्ट में जाता है और 1894 में पहुंच जाता है. और 1894 से वो बताता है द वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर एंड आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. और इलिनॉइस की बात करें, 1894 की बात करता है कि इस समय से अभी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में हुआ था, अब से 1894 से 20 साल और आगे है कि अभी होना है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 40 years बाद में होगा. और यहाँ से चार्ली सोचता है कि मुझे 2 टिकट्स चाहिए, कहाँ की, इलिनॉइस की. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way. जो क्लर्क है, टिकट विंडो में जो बैठा है बंदा क्लर्क, उसको वो मेरी तरफ देखता है. उसने कहा होगा कि मुझे टिकट चाहिए, कितना फेयर लगेगा, वो पूछता है चार्ली उससे. तो वो हिसाब लगाता है और उसकी तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखता है. एट माई फैंसी हेडबैंड, जो उसने लगा, क्योंकि वो 1894 की तरह से ड्रेसअप हैं और चार्ली जो है वो लेटेस्ट, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, तो ड्रेसिंग सेंस में काफ़ी फ़र्क है. तो उसके हेडबैंड को देखता है तो बड़ा अजीब तरीके से देखता है, उसको भी बड़ा अजीब लगता है. जैसे चार्ली को उन लोगों की ड्रेसिंग सेंस अजीब लगी थी, वैसे ही उसको भी लग रही है. तो वो फिर उसको किराए का हिसाब लगाता है कि कितना किराया लगेगा, और वो उसने हिसाब लगाया. और चार्ली सोचता है कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं कि भाई 2 टिकट तो मुझे इलिनॉइस जाने के लिए आराम से मिल जाएंगी, एक तरफ की. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब उसने जो बताया पैसा, और फिर चार्ली अपने पैसों को काउंट करता है और ऊपर देखता है. द क्लार्क वो स्टेयरिंग एट मी, उसको पैसे दिखाता है, लेता है. तो जो क्लार्क था वो उसकी तरफ स्टेयर करता है. स्टेयर का मतलब घूरना, बड़े ध्यान से देखना, देखता है मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से. ही नोडिड एट द बिल्स, और जो उसके पैसे उसने जो उसके दिए, नोटों को पैसे उसको दिए, तो उसने उनको उन नोटों को लेने से मना कर दिया. और नोडिड, अपना नोट का मतलब होता है सिर हिलाना, अपना सिर, ना में उसने अपना सिर हिलाया. That aren't money, mister, he said. If you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894.
जब चार्ली टिकट लेने के लिए उसको पैसे निकाल के देता है क्लर्क को, तो वो क्या कहता है, दे आर नॉट मनी, कि वो पैसे नहीं है, क्योंकि चार्ली जो उसको पैसे देता है वो करंट करेंसी थी उस टाइम की, प्रेजेंट की, लेकिन चार्ली पहुंचा कहाँ हुआ है, पास्ट में पहुंचा हुआ है, तो उस टाइम की करेंसी जो थी वो डिफरेंट थी। तो क्लार्क जब उसके दिए हुए पैसों को देखता है तो कहता है कि उसको कि यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यू आर मेकिंग मी फूल और बेट्रेड, कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, ये करेंसी देकर। स्किन का मतलब स्किन मी का मतलब धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना। एंड यू वॉन्ट गेट वेरी फार, और कहता है तुम ज़्यादा बचकर ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर, फिर वो चार्ली उसका जो कैश ड्रॉर है उसकी तरफ देखता है, तो उसमें जो करेंसी थी दैट वाज ऑफ ओल्ड स्टाइल, पुराने टाइम की मुद्रा थी, उसमें करेंसी थी, पुराने समय के जो पैसे थे जो 1894 में चलते थे। टाइम टू टाइम हमारी करेंसी जो है चेंज होती रहती है, नोट्स का स्टाइल जो है वो बदलता रहता है। जैसे कि अभी हमने देखा हमारे पीछे साल हमने हमारी करेंसी चेंज हुई, सारे नोट्स जो हैं वो स्टाइल सबका चेंज हो गया। पहले बड़े बड़े नोट्स थे और अब छोटे नोट्स आ गए हैं, साइज़ में कलर भी डिफरेंट हो गया। तो ऐसे ही 94 में जो करेंसी थी पुराने तरीके की थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी टुडे। और जब उसने उसको देखा तो वो नोट पुराने थे, पुराने थे, और जो अब जो प्रेजेंट में जो नोट वो इस्तेमाल हो रहे थे उनसे ज़्यादा बड़े थे, उनसे 1.5 गुना बड़े थे, और देखने में भी काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे जो अब करेंसी है उससे। और चार्ली क्या करता है, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, चार्ली वहाँ से चल पड़ता है और फटाफट जो है वो बाहर आ जाता है और सोचता है कि देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। और चार्ली सोचता है कि जेल जाने से तो जेल जाने के डर से, क्योंकि वो उसको क्लार्क जो है उसको धमकी देता है कि तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। तो चार्ली सोचता है कि 1894 में भी जेल में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ से चलने में ही भलाई है, और वो वहाँ से फास्टली निकल जाता है। एंड दैट वॉज दैट, सिर्फ बात थी। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. और यहाँ तक थी, यही बात थी बस। अब वो जैसे आया था वैसे ही वहीं से चला जाता है, और अगले दिन ड्यूरिंग लंच के टाइम में क्या करता है, $300 अपने निकालता है बैंक से जो उसके पास थे, और उनको लेकर कहाँ जाता है, क्या करने के लिए, अपने क्या करने के लिए, उससे पुरानी उन पैसों को ओल्ड करेंसी में चेंज कराने के लिए वो जाता है। ओल्ड स्टाइल करेंसी लेता है उनके बदले में। और इस बात को को देखकर उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था दैट रियली वरीड, और उसको बड़ी चिंता हुई उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त को कि ये क्या कर रहा है, पुरानी करेंसी खरीद रहा है। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। और वो उसका बताता है, चार्ली कहता है कि किसी से भी आप किसी भी डीलर से पुरानी करेंसी खरीदते हो, बट उसके लिए आपको यू हैव टू पे अ प्रीमियम, और उसके लिए आपको अलग से ही पैसा, उसको फीस जो है वो देनी पड़ती है। और उसने जो $300 थे उसके बदले में सिर्फ पुरानी करेंसी जब वो उसने ली, एक्सचेंज करी, तो पुरानी करेंसी उसको मिली $200। ओल्ड स्टाइल में $200 उसको मिली। लेकिन चार्ली को इस बात की चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी कि ज़्यादा पैसे दिए और कम मिले तो कोई नहीं है। फिर उसने क्या सोचा कि एग्स वर 13 cents a dozen in 1894, कि 1894 में कि अंडे जो थे, एग जो थे, उनका रेट 13 सेंट के एक डोजन, डोजन मीन दर्जन, एक दर्जन एग जो है वो मिल जाते थे। इसका मतलब
उस टाइम कम थे, रेट्स जो थे कम थे, और टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, तो उसको लगा कि काम चल जाएगा $200 के अंदर. बट I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. और अब क्योंकि चार्ली जो था थर्ड लेवल पर जा चुका था, देख चुका था, लेकिन दैट वॉज ओनली फॉर द लास्ट, लेकिन वो आखिरी बार था. इसके बाद ही ट्राइड अ लॉट, उसने बहुत कोशिश करी, बट ही कुड नेवर रीच देयर, और वो कभी भी फिर दोबारा थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच सका. कभी भी उसको वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कभी भी थर्ड लेवल दोबारा उसको नहीं मिला. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. इसके बाद लुइसा को जब मैंने सारी बात बताई तो वो बड़ी चिंतित हुई, और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज के बाद जो है कभी भी थर्ड लेवल के को नहीं ढूंढोगे कि थर्ड लेवल भी है. और उसके बाद मैंने भी जो है उस थर्ड लेवल को ढूंढना छोड़ दिया कि थर्ड लेवल है, और दोबारा मैंने फिर कभी कोशिश नहीं करी थर्ड लेवल को ढूंढने की. और फिर आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वापस जो है अपनी शौक जो स्टैम्प कलेक्शन का उसको था चार्ली को, उसकी तरफ जो है उसका ध्यान हो जाता है. बट नाउ वी बोथ लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल. और यहाँ चार्ली कहता है कि अब हम दोनों ही थर्ड लेवल की तलाश में हैं. दोनों कौन? लुइसा और चार्ली. उसकी वाइफ लुइसा भी जो है उसके साथ थर्ड लेवल को अब तक मना कर रही थी, उसने भी कह दिया था कि नहीं हम नहीं ढूंढेंगे, लेकिन अब अचानक से लुइसा भी और मैं भी दोनों थर्ड लेवल को फिर से तलाशने लग गए थे. क्यों? किस लिए? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, सबूत है इस बात का कि थर्ड लेवल है. और क्या सबूत है? माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड. उसका दोस्त है सैम नाम का दोस्त है, वो सैम वियर्ड, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया अचानक से. नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कहाँ. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that is where he is all right in 1894. सैम डिसअपियर हो गया. अब चार्ली कहता है कि थर्ड लेवल है, ये भी कंफर्म है, और सैम डिसअपियर हो गया, उससे उसको ये चीज़ कंफर्म हो गई, क्योंकि सैम जो है वो उसके साथ स्कूल में था, और अक्सर चार्ली सैम को शहर में जब वो थे तो गेल्सबर्ग के बारे में जो जगह थी उसके बारे में अक्सर सैम को बताया करता था, और सैम ही कहता था कि उसको वो जगह बहुत अच्छी लगती है. जिस तरीके से वो उसको डिस्क्राइब करता था तो उसको वो जगह बहुत ही अच्छी लगती थी, और वो हमेशा से जाना चाहता था वो भी. एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. और कहता है कि चार्ली की वो वहीं पर है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में है, और 1894 में ही है. यानी कि सैम जो है वो भी टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाता है गेल्सबर्ग में, जिस तरीके से चार्ली गया, चार्ली जाना चाहता था, जिस तरीके से 1894 में चार्ली ने एक्सपीरियंस किया. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. और कहता है कि एक रात फसिंग विद माई ओल्ड स्टैम्प कलेक्शन, और कहते हैं कि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को टटोल रहा था, उसमें ढूंढ रहा था, देख रहा था, तो अचानक से उसको एक फर्स्ट डे
कवर मिलता है। डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट कवर, फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी कोई नई स्टैम्प, जो डाक टिकट थी, कोई भी नई रिलीज होती थी, कोई भी पब्लिश होती थी, तो कोई भी उसको खरीद लेता था उस स्टैम्प को और एक एनवेलप के ऊपर लगाकर खुद को ही उस लेटर को खुद को पोस्ट कर लेता था। उसके अंदर कुछ नहीं होता था, सिर्फ ब्लैंक पेपर होता था, लेकिन खुद को ही वो पोस्ट कर लेते थे, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता था कि वो डेट, पर्टिकुलर डेट, जब वो स्टैम्प रिलीज होती है, पब्लिश होती है, प्रिंट होती है, तो वो डेट उसके ऊपर लिखी होती है और ये फर्स्ट डे कवर होता है। तो ऐसा करते तो अचानक से जो है उसको एक द एनवलप इज कोड, और वो जो एनवलप होता था उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। एंड दे आर नेवर, और उनको कभी भी नहीं खोला जाता था उन फर्स्ट डे कवर को, क्योंकि यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स, उसके अंदर सिर्फ आप ब्लैंक पेपर डालते हो और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। दैट नाइट among my oldest first day cover I found one that shouldn't have been there, but there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granda in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. और वो कहता है कि उस रात जो उसके सबसे पुराने अमंग्स ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर जो थे, उनमें से एक फर्स्ट डे कवर उसको हाथ लगा, जो कि दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको वहाँ होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब वो पहले वहाँ नहीं था, लेकिन वो वहाँ था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। और किसी ने उसको मेल किया था, डाक के थ्रू उसको भेजा था। किसको भेजा था? टू माई ग्रैंडफादर, उसके दादाजी को। चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी को किसी ने वो फर्स्ट डे कवर जो था वो भेजा था हमारे घर गेल्सबर्ग के अंदर, और एड्रेस उसके लिखा हुआ था ऑन हमारे घर का, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और डेट जो थी वो 18 जुलाई 1894 लिखी हुई थी, यानी कि तब से था वो लेटर वहाँ पर। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डेंट रिमेंबर, और कहता है जो पोस्ट मार्क था उसको देखकर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि ये लेटर भी कभी हमारे पास था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट की उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई थी, एंड विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और प्रेसिडेंट गारफील्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी फ़ोटो उसके ऊपर लगी हुई थी। और जब वो फर्स्ट डे कवर दादाजी के पास आया तो उन्होंने उसको अपनी कलेक्शन में रख लिया, और तब से वो वहीं हैं जब तक उसको मैंने यहाँ निकाला है और खोला है, तब से पहले वो यहीं था। इसके बाद फर्स्ट डे कवर को निकालता है और पढ़ता है, क्या था? द पेपर इनसाइड वॉज इन ब्लैक इट रीड। मैंने पहले बताया कि फर्स्ट डे कवर के बारे में बताया कि उसके अंदर ब्लैंक पेपर होते हैं, कुछ नहीं लिखा जाता, उनको कभी भी नहीं खोला जाता। लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर था, इसके ऊपर इसके अंदर लिखा हुआ था, और क्या लिखा हुआ था? एड्रेस था सबसे पहले 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। एड्रेस और डेट इसके ऊपर डली हुई थी, और किसको सैल्यूट कर रहा था, किसको संबोधित कर रहा था? चार्ली। I got to wishing that you were right, then I go to believing you were right, and Charlie, it is true. I found the third level. I have been there 2 weeks, and right now, down the street at the deli, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, "Seeing Nelly Home." And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. और चार्ली को लिखा हुआ है, एड्रेस करता है ये फर्स्ट डे कवर, जो इसके अंदर जो लेटर है वो क्या कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सही हो, और मुझे अब विश्वास करने लगा कि तुम सही, फिर भी मैं उसको विश्वास होने लगा था कि शायद थर्ड लेवल है। और चार्ले से कहता है कि ये सही है कि तुम सही थे, और थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है, और मैं थर्ड लेवल पर ही
हूँ, आई फाउंड, और मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं तब से हूँ, कब से हूँ वहाँ, आई हैव बीन देयर फॉर 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से मैं वहीं हूँ, उसी जगह पर हूँ। और बताता है द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग, कि वहाँ गली में कोई रोज़ जो है पियानो बजाता है और पोर्च में गाते हैं, सीइंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और पोर्च में लोग वहाँ गा रहे हैं और सब नींबू पानी के लिए सबको बुलाया गया है। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी, शिकंजी। और फिर वो कहता है कि चार्ले तुम वापस आ जाओ लुइसा के साथ, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता तुम इसकी तलाश करते रहो। और क्योंकि ये ढूंढने लायक है, तलाश करने लायक है, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, और तुम मेरा इसमें विश्वास करो कि मैं थर्ड लेवल मुझे भी मिल गया और तुम भी इसको ढूंढते रहो और तुम जो है आ जाओ। एंड द नोट इज साइन सैम, और उसके नीचे किसके सिग्नेचर थे? सैम के। एंड हु वाज सैम? At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that is what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. And his old business, why Sam was my psychiatrist. और फिर चार्ली जो स्टोर पर जाता है जहाँ से करेंसी एक्सचेंज होती है, तो वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि सैम ने $800 की करेंसी एक्सचेंज करी है, ओल्ड करेंसी जो है उसने ली है। और ये करेंसी जितना पैसा उसने लिया ये उसके लिए काफ़ी थी। अपना जो बिज़नेस वो पहले सेट करना चाहता था, घास चारे और अनाज का कोई बिज़नेस था उसको सेट करना चाह रहा था, तो ये उसके लिए काफ़ी थी। और वो हमेशा ही कहता रहता था कि वो इसको कर सकता था और कभी भी अपने इस जो पुराना ये बिज़नेस था इसमें वापस नहीं जा सकता था। वो करना चाहता था लेकिन वो जा नहीं सकता था, हमेशा वो कहता था। और 1894 में गेल्सबर्ग में, इलिनॉइस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये और फिर क्योंकि ये उसका पुराना बिजनेस था। और लास्ट में वाई, क्यों, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। और लास्ट लाइन में कहानी के लिखा हुआ है, बताता है चार्ले कि सैम कौन है। सैम उसका वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जो इस बात पर शुरू में बिलीव नहीं करता था। जब चार्ली ने उसको कहा कि देयर इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस बात पर बिलीव नहीं करता था, वही सैम थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो विश्वास करने लगा था और वो भी जो है थर्ड लेवल की तलाश में लग जाता है और अल्टीमेटली उसको जो है थर्ड लेवल मिल जाता है और वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी थर्ड लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड।